नमस्ते मित्रों। फैमिली में डोमिनेंट पेरेंटिंग कैसे 4 पीढ़ी तक लोगों को प्रॉब्लम करता है वो आप जानेंगे। आज एक क्लाइंट हमारा फॉरेन कंट्री ऑस्ट्रेलिया से आया था। अराउंड 25 ईयर की एज थी और स्पेसिफिक ऑस्ट्रेलिया से इसलिए आया था कि स्पेसिफिक तकलीफ एक हेडेक, एक पैनिक अटैक, एक स्लीप डिस्टर्बेंस और शादी न करने का एक डिसीजन लिया था। तो थोड़ी सरप्राइज बात ये थी कि ऐसा क्यों। तो मैंने पूछा आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं 5 साल से वहाँ पे सेट भी हूँ, अच्छी जॉब भी है मेरी, सब कुछ अच्छा है। तो दिक्कत क्या हुई, तो दिक्कत ये है कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे पैनिक अटैक आते हैं और ये दिक्कत है। अब जब पता चला कि डिटेल में इवोल्यूशन किया तब पता चला कि कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं थे फॉरेन कंट्री के, जैसे कि जॉब नहीं मिली, पढ़ाई नहीं हो रही, या तो पैसे नहीं है, या तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी डॉक्टर थे तो इकोनॉमी की कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब दिक्कत कहाँ पे हुई, तो डिटेल इवोल्यूशन उनका काउंसलिंग सेशन में पता चला कि मेन इशू उनकी पेरेंटिंग जो इशू है, मदर फादर के साथ इशू है, वो पता चला। तो उन्होंने बताया कि सर ऐसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहाँ पे सेट हूँ, मगर शादी करने का इरादा नहीं है। और इसका कारण ये कि मुझे किसी के साथ अटैच होने में बहुत दिक्कत हो रही है कि मैं अगर किसी से शादी करूँ या तो मैं किसी भी किसी को पार्टनर बनाऊँ तो उसका क्या भरोसा कि फ्यूचर में ऐसा ना हो। तो ये बात सुन के मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया और मैंने पूछा उनको कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आप तो वहाँ पे अभी सेट हो गए, सब अच्छा हो गया है, आपके पेरेंट्स भी डॉक्टर है, तो क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बताया कि सर पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ है, मगर मैं शादी करना नहीं चाहती। अब ये बात अगर आप देखा जाए कि कोई ऐसा बोले कि भाई पैसे नहीं है या तो कोई अच्छा लड़का नहीं है, एज चली गई तो बात बराबर है, मगर एक अच्छा इंजीनियर लड़की हो, फॉरेन में सेटल हो गए हो, जॉब मिल रही है, सब कुछ है, फैमिली भी अच्छा है, मदर फादर भी जॉब कर रहे हैं, ब्रदर भी जॉब कर रहे हैं, अच्छी जॉब पे है और सब डॉक्टर है घर में, तो दिक्कत क्या हुई। तो बाद में पता चला कि मदर फादर के रिलेशन मैंने बचपन से अभी देखे, तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं शादी करूँगी और मुझे कभी कोई ऐसा पार्टनर मिल गया तो मैं क्या करूँगी, फिर तो मैं जी भी नहीं पाऊँगी और फिर मैं शादी करके डाइवोर्स भी नहीं ले पाऊँगी, तो मैं क्या करूँगी। और ऐसे मैं अपनी ज़िंदगी नहीं निकालना चाहती, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। तो मैंने उनको पूछा कि आपको कोई सोशल प्रेशर ऐसा कुछ, तो उन्होंने बताया कि अभी मेरी एज हो गई है अराउंड 26 साल की, तो क्या घर से भी प्रेशर रहता है, फैमिली वाले भी पूछते हैं, फ्रेंड लोग भी कभी कभी कहते हैं कि भाई अभी उम्र चली जाएगी तो शादी कर ले। तो मुझे उस चीज़ से डर ज़्यादा रहता है कि मैं शादी करने के बाद क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात आती है पर्सनालिटी की, मतलब कि जो इंसान अभी ये बोल रहा है तो उनकी क्या पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, या तो उनकी पर्सनालिटी क्या है वो एक जानना बहुत ज़रूरी है, और उसकी इफेक्ट क्यों हुई, उसका रूट कोज क्या है। तो उसके रूट कोज में उनका पेरेंटिंग इशू था, मतलब फादर और मदर का इशू। तो फादर मदर का इशू भी क्या था वो भी जानना ज़रूरी है। और फादर मदर को ये इशू क्यों हुआ था, वो जब मैंने उनके फादर को बुलाया, फादर को जब बुलाया तब मैंने उनको पूछा, तो फादर ने मुझे बताया कि सर हमारा जो उसका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बोल सकते हैं तो थोड़ा ट्रॉमेटिक हमारी ओर से रहा है। क्यों, तो उन्होंने बताया कि सर अभी तो मैं नहीं कह सकता, मगर मैं आपको बता सकता हूँ बाद में। तो मैंने कहा मगर अभी थोड़ा कुछ बताओ तो हमें पता चले, तो आगे का सेशन का क्या करें, प्लान करें, तो वैसे पता चलेगा। तो तब जाके वो खुद भी डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ दाहोद ज़िला में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा खुद का प्राइवेट अस्पताल में है, मेरी वाइफ भी वहाँ पे डॉक्टर है जो वहाँ पे जॉब कर रही है गवर्नमेंट में, और हम सब सेट हुए। मेरी बेटी जो है अभी ऑस्ट्रेलिया है, मेरा बेटा भी है जो बड़ौदा जॉब कर रहा है, और सब वेल सेटल है सर। मगर दिक्कत क्या है, तो दिक्कत ये है कि सर शादी के बाद मैं अपने बच्चों को शायद टाइम ही नहीं दे पाया, या तो हमारा सोशल जो नेटवर्क था वही नहीं रहा। मैंने कहा ऐसा तो क्या हो गया, जो इंटेलिजेंट लोगों ने शादी की तो उसके बाद क्या हो गया। तो तब उन्होंने जाके बताया कि मेरे वाइफ जो है उन्होंने शादी के बाद हमारे फैमिली के साथ रिलेशन बहुत कम रखने के लिए मुझे कहा गया। उन्होंने रिलेशन मेरे रिलेटिव के साथ वो रखती नहीं, किसी के साथ सामने से कभी कांटेक्ट नहीं किए, अगर कोई आता तो उनके साथ किसी न किसी बाबत में उनको नेगलेक्ट करते सोशली, उनको पानी नहीं देते, उनको पूछते नहीं, अलग रूम में जाके बैठ जाते, मोबाइल देखते, या तो मैं बिज़ी हूँ थक गए वैसा कह देते। और कोई मेरे ब्रदर या वो ऐसे लोग आते तो एक दिन के लिए आके रुकते तो शाम को मेरे साथ झगड़ा करते। तो
तो मेरे फैमिली वाले मेरे से आना मेरे साथ कनेक्शन कट कर दिया, वो चले गए, आना बंद कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि मैं कहीं पे जाता था तो उनको दिक्कत होती, तो वो झगड़ा मेरे की जगह पे मेरे बच्चों के साथ करते थे, तो मैंने वो भी बंद कर दिया। तो मेरा पूरा सोशल नेटवर्क टूट गया। अब क्या है कि वो तो कभी कहीं पे जाती ही नहीं थी, सिर्फ अपने जॉब पे और घर पे आती है और काम करके खा के सो जाते हैं। और साथ में क्या होता है कि बहुत चीज़ों में दिक्कत होती थी, कि जैसे कि साफ़ सफाई के बारे में बच्चों को डांट देना, क्लीनिनेस में डांट देना, कोई बाबत उनके कही नहीं गई और कहा और उनको पूछा नहीं तो डांट देना। कभी इमोशनली कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था। और इंटेलिजेंट लेवल पे स्टडी का बात होती थी, पढ़ाई की बात होती थी, काम और वो सब चीज़ की बात होती थी, हॉस्पिटल की बात होती थी, और इसके अलावा हमारा कभी इमोशनली डिस्कशन नहीं होता था। तो जिसके कारण हमारे बच्चों में को भी ये दिक्कत होनी स्टार्ट हुई थी। तो मेरा बच्चा इसके कारण बड़ौदा चला गया जॉब करने के लिए, और मेरी बेटी अभी फॉरेन ऑस्ट्रेलिया चली गई है। तो हमें पता नहीं था, तो बाद में मुझे लगा, मैंने कुछ दोस्तों से बात की, मैंने खुद सर्च किया, मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो मैं एमडी था, तो मैंने भी सर्च किया कि क्या दिक्कत है। तो मुझे पता चला कि मेरे वाइफ में ओसीडी के लक्षण थे, और ओसीडी के लक्षण के कारण वो खुद पे कंट्रोल कभी नहीं करते थे। इसके बाहर के लोग आते तो वो बहुत बेचैन हो जाती थी, घर में साफ़ सफाई करनी पड़ती है, घर में चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है, तो वो थक जाएगी। ऐसा करके वो खुद उस जो लोग आते उनके साथ झगड़ा करते, उनके साथ बदतमीजी करते, उनको नेगलेक्ट करती सोशली। तो वो लोगों ने आना बंद कर दिया धीरे धीरे। और कभी मुझे भी पता नहीं चला था, मेरे वाइफ को भी पता नहीं था। बाद में एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं अपने घर वालों को बुलाया मैंने कि आप आओ, मैं अकेला भी दिक्कत हो रही है और बच्चे भी चले गए, मुझे अभी दिक्कत हो रही है, तो आप कभी कभी आया करो, मुझे अकेलापन महसूस होता है। तब मेरे फैमिली में मेरे ब्रदर लोग आए, तो उन्होंने आए तो उसी दिन उन्होंने मेरे साथ भी झगड़ा किया, मेरी वाइफ ने, और मेरे भाई के साथ भी झगड़ा किया कि आप आते हो और उसको, मेरे भाई को, मेरे पति को अलग अलग चीज़ें कह के जाते हो, उससे कारण वो मेरी बात सुनते नहीं है वैसा। तो मेरे भाई ने भी मना किया कि अब से हम नहीं आएंगे, ऐसा करके वो चले गए। तो आज क्या हुआ कि सर ये सब चीज़ों पहले से भी हो रही थी, मगर अभी बहुत बढ़ गई। तो इसके पीछे का हमें पता नहीं चला। तो मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को पूछा, कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया एक बार आप पर्सनालिटी टेस्ट करवाओ या तो इसकी जांच करवाओ। तो मैं अपने वाइफ को लेके काउंसलर के पास बड़ौदा गया, और वहाँ पे एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट को भी मैंने दिखाया। तो उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी टेस्ट में उनका थोड़ा ओसीपीडी है कि नहीं, वो एक जांच करनी पड़ेगी, और दूसरा कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है कि नहीं। मगर तभी मेरे वाइफ ने मना कर दिया कि मैं ये कोई जांच करवाऊंगी नहीं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाके। मगर डिटेल इवैल्यूएशन के टाइम ये जो था, तब उन्होंने बताया कि उनको ओसीडी की तो तकलीफ है। अब मुझे समझ में आया कि मेरे बच्चे के लोगों को इतनी दिक्कत हो रही थी, ये सब चीज़ हो रही थी, वो ओसीडी के कारण थी। अब जब जाके मैंने उनके पेरेंट्स को जब बताया, तो उनके पेरेंटों ने उल्टा कह दिया कि आप सही तरह से नहीं रखते इसलिए ये दिक्कत हो रहेगी, तो ये होगा। तब मैंने अपने मदर इन लॉ को बताया तो उन्होंने ऐसा कहा। जब मगर मैंने अपने फादर इन लॉ को बताया, तब उन्होंने डिटेल में कहा कि ये चीज़ तो उसके मदर में भी थी। उसके मदर भी, जो मतलब मेरी जो मदर इन लॉ थी, उसके बारे में मेरे फादर इन लॉ ने बताया कि उसके मदर में भी ये दिक्कत थी। उनका बिहेवियर बहुत उन्हीं की तरह था कि मेरे साथ भी ऐसा झगड़ा करती, मैं उसकी हर बात मुझे माननी पड़ती थी, और मैं आज भी मानता हूँ, अगर नहीं हो तो वो घर में झगड़ा करती है। हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग ही अरेंज होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, क्लीननेस भी वैसी होनी चाहिए, और रिलेटिव भी किसको मिलना है कि नहीं मिलना वो डिसाइड करते हैं। तो हमारा सोशल कनेक्शन भी हमारा भी नहीं रहा है। सिर्फ वो लोग जो होते हैं कि भाई जो सोसाइटी में वर्क करते, काम करते, शौक वाले होते, उन्हीं से रिलेटिव रखते हैं, उनसे ही कांटेक्ट रखते हैं। वो किसी सोशली रिलेशन फैमिली में नहीं रखते। मुझे ऐसा लगता था सिर्फ मेरी फैमिली में नहीं रखते, ऐसा नहीं है, वो उनकी फैमिली में भी नहीं रख रहे। तो तब जाके मुझे पता चला कि ये दिक्कत सिर्फ ओसीडी की नहीं है, और भी कोई दिक्कत है। तो मैंने एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को मैंने मिला, उनको मैंने पूछा ये दिक्कत है तो क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने डिटेल हिस्ट्री मेरे और फादर इन लॉ को लेके उन्होंने पूछा, तो तब जाके पता चला कि ये पूरी हिस्ट्री उनकी एक नार्सिसिज्म और जो बोल सके और नार्सिसिज्म और ओसीडी के लक्षण साथ में थे। तो आज मैंने उनको ये सब चीज़ हिस्ट्री जान के मैंने बताया उनको कि अगर आपके मदर इन लॉ को भी ये दिक्कत है, तो इसका मतलब उनको ओसीडी या नार्सिसिज्म है, तो मतलब उनकी भी पेरेंटिंग सही तरह से नहीं हुई होगी। अगर उनके पेरेंट भी नार्सिसिज्म हो, जिसके कारण ये बच्चों में एज ए स्कैपगोट या तो गोल्डन चाइल्ड में उनमें खुद में भी नार्सिसिज्म आया, या तो ओसीडी के लक्षण आया हो, जो आपके मदर इन लॉ में से आपके जो
फादर इन लॉ थे वो उनके साथ रह के इनेबलर हो गए, मतलब वो उनकी ज़रूरियात पूरी करते, वो जो से कहते हैं वो ऐसे करने दिया, ना उनकी ट्रीटमेंट करवाई, ना उनको गलत चीज़ों से करने में उनको रोका। तो अब क्या उनके बच्चे भी उसी चीज़ से सफ़र हुए। अब उनके बच्चों में जो आप आज की आप जो वाइफ है वो उनकी बेटी थी, तो उनमें भी वही ट्रांसफ़र हुआ है, जिनको हम कह सकते हैं कि ओसीडी प्लस उनमें भी नार्सिसिज्म आया हुआ है। और जिसके कारण आपके आज जो बच्चे हैं वो बच्चे आपसे दूर चले गए। और ये जो बच्ची अभी है जो शादी करने के लिए मना कर रही है, जो ऑस्ट्रेलिया है वो मना कर रही है, और उसके पीछे के जो रीज़न है तो उन्होंने जो बताया था उसके बच्ची ने कि मदर का जो इस तरह बिहेवियर है और उसके कारण जो फादर के जो इश्यू बनते हैं और उनके जो झगड़े होते हैं, वो मैं सोच के मैं डरती हूँ कि मैं शायद मदर की जैसी ना बन जाऊँ और मैं अपने हस्बैंड पे ऐसे ही बिहेवियर ना करूँ, और शायद मान लो कि हस्बैंड ऐसा निकला तो और मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगा तो मैं क्या करूँगी। इसलिए मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे अभी कोई इच्छा ही नहीं होती कि मैं किसी मेल से अटैक हूँ, सेक्सुअल नीड की भी मुझे डिज़ायर नहीं खड़ी होती, और मुझे शादी करने की भी इच्छा नहीं होती। तो मैं कैसे करूँ ऐसे, क्योंकि मुझे इस चीज़ के पीछे डर होता है, वो मुझे आज तक पता नहीं चला। जब आपने बताया कि ऐसी चीज़ें होती है साइकोलॉजिकली, तब जाके पता चला। तो मित्रों, मुझे सिर्फ आपको ये वीडियो से बताना है कि अनट्रीटेड जो कहते हैं, जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो आपकी एक पीढ़ी ने 4 से 5 पीढ़ी सफ़र होती है। खास करके पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कारण जो समाज में छुपी हुई चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं चलती, जिसके कारण कई बहुत इनोसेंट लोग जो जिसमें खास करके बच्चे और पार्टनर उसके विक्टिम बनते हैं, उनके भोग बनते हैं और वो सफ़र होते हैं, और जिनका लोगों को पता भी नहीं होता सोशली और लीगली भी। और इसके कारण क्या होता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन पास होता है और इसका परिणाम बहुत बुरा आता है। आप कहाँ तक भी पढ़े हो। आज जो क्लाइंट आए थे वो ऑस्ट्रेलिया इंजीनियर है, बराबर, उनके ब्रदर है वो डॉक्टर है बड़ोड़ा में, उनके पापा और मम्मी भी डॉक्टर है, उनके 2 फैमिली वाले हैं वो भी फैमिली में अच्छे जॉब कर रहे थे, उनके मदर फादर वो भी जॉब कर रहे थे, मगर कभी कभी हेल्दी पेरेंटिंग ना होने के कारण, जिसमें खास करके नार्सिसिज्म होता है फादर में या तो मदर में, जरूरी नहीं है कि इसका जेंडर बायस है मेल या फीमेल में, ये मदर या फादर किसी को भी ये हो, या तो नार्सिसिज्म हो जो डोमिनेंट हो, कंट्रोलिंग बिहेवियर रखते हो, जो अपने बच्चों, अपने पार्टनर और अपने फैमिली में भी कंट्रोलिंग बिहेवियर रखते हैं, तो लोग इसको वाह करते हैं कि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसी का कहा चलते हैं, मगर उसकी साइड इफेक्ट फैमिली वालों पे बहुत बुरी आती है, जिसके कारण फैमिली में बच्चे नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन 3 से 4 जो पीढ़ी है उनमें बहुत दिक्कत होती है। और ये दिक्कत अगर आप नहीं रोका इस चीज़ को तो पॉसिबल है वो 5 से 10 पीढ़ी तक भी चलती है। बहुत कम लोग होते हैं कि जिसको ये बारे में पता चलता है, और इसके लिए वो लोग एक्टिवली मेहनत करके खुद को बदलने के लिए, और खुद में जो नेगेटिविज्म जो आया है ये तो या तो ये जो रॉन्ग लर्निंग हुई है अपने पेरेंट्स से, एनवायरनमेंट से, तो अपने बच्चों में पास ऑन नहीं करते, अपने जो पार्टनर उसको वो विक्टिम नहीं बनाते। मगर कभी कभी लोग ये एक्सेप्ट करने में भी इतना डरते हैं, सहन नहीं कर पाते, जिसके कारण बहुत दिक्कत होती है। और लोग ऐसा मानते हैं कि हम ये चीज़ प्रोजेक्ट कर दे अपने पार्टनर में, बच्चों में, तो हम सेफ है, तो वैसा नहीं है। आप कितना भी दूसरों में वो चीज़ डालोगे तो आपका खुद का बचा होता है, वैसा नहीं है। आप तो टारगेट हो ही, सबसे पहले आप टारगेट हो, इसीलिए आप ये चीज़ दूसरे लोगों में वो स्प्रेड कर रहे हो, तो आप बचोगे, वैसा नहीं है। हाँ, इस चीज़ का एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है कि आप इस चीज़ के लिए कंसल्ट करवाओ, काउंसलिंग करवाओ, और इस जो इमोशन पैटर्न, लर्निंग पैटर्न जो होती है, लर्निंग पैटर्न के जो इमोशन और अपना थिंकिंग पैटर्न जो होता है उसको चेंज करो। तो साइकोथेरेपी से भी इम्प्रूव हो सकता है, फैमिली की हेल्प से भी इम्प्रूव हो सकता है, आपके पार्टनर्स की हेल्प से भी इम्प्रूव हो सकता है। इसमें कोई छोटापन या तो कोई गिल्ट फील करना ज़रूरी नहीं है। आपको फील करना है आपके साथ वाले लोगों को क्या दिक्कत होती है और कहाँ तक होती है, जिसके कारण इंसान को डिप्रेशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर होता है, हेडेक की दिक्कत होती है, कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है, कभी कभी डायबिटीज़ भी हो जाता है, और कभी कभी वो इंसान सुसाइड भी कर लेता है। या तो बच्चे होते हैं वो कभी कभी माँ बाप से छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर कोई मानसिक बीमारी या पागलपन की बीमारी नहीं है। एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक साइकोलॉजिकल एक इलनेस है, एक तकलीफ है, जिसका सॉल्यूशन काउंसलिंग और कभी कभी हेल्प की मदद, फैमिली वालों की हेल्प और दवाई से भी इम्प्रूव हो जाता है ये चीज़। तो आप इसकी पॉसिबल हो जितना जल्दी पॉसिबल हो इतने अवेयरनेस आप डेवलप करो, इसकी ट्रीटमेंट कराओ, इसकी या तो काउंसलिंग की साइकोथेरेपी, ये आप किसी भी अच्छे न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हो या काउंसलर उसके पास आप करवा सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि आपकी फैमिली और आपके बच्चे इससे बर्बाद ना हो। लोग ज़्यादातर इस बात को कहने में और एक्सेप्ट करने में बहुत शर्म रखते हैं, मगर उनको ये चीज़ फील नहीं होती
कि तो आप खुद के कारण किसी और को, साथ वाले लोगों को क्या दिक्कत होती है, क्योंकि ये नार्सिसिज्म में मेन लैक ऑफ एम्पैथी, मतलब दूसरे की इमोशन को समझने की जो क्षमता होती है वो भी नहीं होती। तो ये लोग अपने आप की जो ये वीकनेस है अंदर का, एक जो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो पर्सनालिटी की एक वीकनेस है, जो डार्क प्लेस है, तो वो किसी को पता ना चले, इसलिए वो नए नए लोगों को ढूंढते हैं, नए नए लोगों को टारगेट बनाते हैं अपनी नीड पूरी करने के लिए, और अपने लोगों को छोड़ देते हैं, मगर वो कभी भी उनकी नीड वो भी पूरी नहीं होती, इमोशनल नीड भी नहीं पूरी होती है उनकी, और एक पीस भी नहीं मिलता है। तो पॉसिबल है तो अगर आप इसका अवेयरनेस डेवलप करो और अच्छी तरह किसी अच्छे न्यूरोसाइकेट्रिस्ट और काउंसलर के पास इसकी थेरापी लो, अच्छे थेरापिस्ट के पास, जिसके कारण आपके बच्चे भी सफ़र ना हो, आपके पार्टनर भी सफ़र ना हो, और आपकी फैमिली भी सफ़र ना हो। लोग ऐसा मानते हैं कि शादी के बाद लोग बिगड़ जाते हैं या तो अपने फैमिली से कांटेक्ट कर देते हैं, तो जी ऐसा नहीं है। कभी कभी एक पात्र, मतलब एक जो पार्टनर होता है उसमें अगर नार्सिसिज्म या तो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी या तो एंटी सोशल पर्सनालिटी है, तो वो दूसरे पार्टनर को अपनी सेफ्टी के लिए सोशली आइसोलेट कर देता है। मगर कभी कभी ये जो प्लानिंग होता है, ये जो गेम होती है, जो विक्टिमाइज करने की जो गेम होती है, वो कभी भी समाज के लोगों को पता नहीं चलती। लोग सिर्फ ब्लेम करते हैं सोशली, और कभी कभी लीगल इशू बन जाते हैं, और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ये प्योर साइकोलॉजिकल इश्यू है, वन काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, स्वभाव की खामी। तो आप इसकी जितना जल्द बने इतनी जल्दी आप इसकी ट्रीटमेंट करवाइए, या तो इसका थेरापी लीजिए, जिससे आपकी लाइफ भी बेहतर हो और आपकी फैमिली की लाइफ भी बेहतर हो। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर मुकुंद राय बी डिंडोर है। मैं गुजरात में महिसागर डिस्ट्रिक्ट में लुनाड़ा उर्मी हॉस्पिटल में मैं एज ए काउंसलर, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट और मेडिको लीगल कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मेरे ये नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9979845854। धन्यवाद। मिलते हैं मैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।